नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तीसरे चरण में प्रचार के लिए मिलेगा ज्यादा वक्त। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस आ गई हैं। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार की अनुमति होगी। मैदान में 50% के साथ रैली कर सकेंगे नेता। तो कोरोना के कम होते केस को लेकर नई गाइडलाइन को जारी किया गया है। सीमित संख्या के साथ पदयात्रा को भी इजाजत दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर है, जहां 6 बजे से रात 10 बजे तक अब चुनाव प्रचार कर सकेंगे। मैदान में 50% के साथ रैली भी कर सकेंगे नेता। साथ ही कोरोना के कम होते केस को लेकर के ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। सीमित संख्या के साथ पदयात्रा की भी इजाजत दी गई है। चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन जारी हुई है, जहां अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार की अनुमति होगी। कोरोना के कम होते केस को लेकर के ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए कल वोटिंग होनी है और उसके पहले ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के चुनावों का जब तीसरा चरण होगा, उसके पहले नेताओं को अब ज्यादा वक्त मिल गया है तीसरे चरण के प्रचार प्रसार करने के लिए। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक प्रचार प्रसार कर सकते हैं। पदयात्रा की भी मंजूरी मिल गई है। 50% क्षमता के साथ नेता अब रैली भी कर सकते हैं मैदान में। कोरोना के लगातार देश भर में केस कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है और कहा है कि सीमित संख्या के साथ पदयात्रा की भी अब इजाजत होगी। दूसरे चरण के लिए कल होगी वोटिंग। शनिवार को शाम 6 बजे थम गया था चुनाव प्रचार। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट और दूसरे चरण में यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है। आज रवाना की जाएगी बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां। तो कल दूसरे चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, जिसको लेकर के शनिवार को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज रवाना की जाएंगी बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां। 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान 14 फरवरी को होने हैं, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसके पहले जो चुनाव प्रचार था वो कल शाम यानी कि शनिवार शाम 6 बजे थम गया था। और आपको बता दें कि 14 फरवरी को वोटिंग जो होगी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। कोरोना की वजह से 1 घंटे का समय यहां बढ़ाया गया है। वहीं उत्तराखंड में भी कल वोट डाले जाएंगे। सभी 13 जिलों की 70 सीटों पर वोटिंग कल होगी। चंपावत, देहरादून, हरिद्वार जिले में वोटिंग, तो नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़ में वोट डाले जाएंगे। रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी में भी मतदान कल होंगे। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। तो ये भी बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड में भी कल चुनाव होने हैं और उसको लेकर के 70 विधानसभा की सीटों पर कल वोटिंग होगी। चंपावत, देहरादून, हरिद्वार जिले में वोटिंग होगी। नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़ में वोट डाले जाएंगे। रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी में मतदान होंगे। 13 जिलों में मतदान कल हो जाएंगे। तीसरे चरण के प्रचार के लिए दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। आगे के चरणों की सीटों पर आज प्रचार करेंगे दिग्गज। सीएम योगी, राजनाथ सिंह अलग अलग सीटों पर करेंगे प्रचार। एटा, फर्रुखाबाद और औरैया में चुनावी जनसभा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाराबंकी में करेंगे चुनावी सभा। तो वहीं अखिलेश यादव कई शहरों में लेकर निकलेंगे विजय रथ। कासगंज, एटा और फिरोजाबाद में अखिलेश करेंगे चुनाव प्रचार। तो आगे के चरणों की सीटों पर आज प्रचार करने के लिए दिग्गज चुनावी रण में उतरेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे। और सीएम योगी, राजनाथ सिंह आज अलग अलग सीटों पर प्रचार करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाराबंकी में चुनावी जनसभा भी करेंगे।
उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनावी प्रचार थम गया है। 14 फरवरी को यूपी की 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2017 में इन 55 सीटों में से बीजेपी को 38 सीटें मिली थी, जबकि सपा के खाते में 15 सीटें आई थी। दूसरे चरण की सीटों पर योगी सरकार के 3 मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी है। दूसरे चरण में 10 हॉट सीटें हैं, जिस पर बड़े बड़े सियासी धुरंधर मैदान में हैं। उधम रामपुर की लड़ाई दिलचस्प है, जहां पिता पुत्र की जोड़ी मैदान में है। रामपुर का किला बचवाने के लिए आजम खान के सामने चुनौतियों का अंबार है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 55 सीटों पर कुल 586 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन सीटों पर लड़ाई काफी कड़ी होने वाली है। दूसरे चरण में जिन 55 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 55 सीटों पर मतदान: सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर। मुस्लिम और दलित बाहुल्य इन क्षेत्रों में बीजेपी ने 2017 में 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 15 सीटों पर सपा और 2 पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत हुई थी। समाजवादी पार्टी ने जिन 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उसमें से 10 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। दूसरे चरण के मैदान में बीजेपी के 3 मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है। सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री शाहजहांपुर, गुलाब देवी राज्य मंत्री चंदौसी, बलदेव सिंह ओलख राज्य मंत्री बिलासपुर। इस चरण में योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना और गुलाब देवी मजबूत के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रामपुर से आजम खां और स्वार सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। इस चरण में बीजेपी छोड़ सपा में जाने वाले धर्म सिंह सैनी पर भी जीत सुनिश्चित करने का काफी दबाव है। वहीं सपा के महबूब अली जैसे कद्दावर नेता कई समीकरण के तहत विरोधियों को ध्वस्त कर रहे हैं। अब दूसरे चरण की हॉट सीटों के बारे में भी जानिए। नकुड़, शाहजहांपुर, रामपुर, स्वार, आमला, बिलासपुर, चंदौसी, कुंदुरकी, तिलहर, अमरोहा। यूपी के दूसरे चरण की लड़ाई में पिछली बार बीजेपी अव्वल रही थी। 55 में से बीजेपी को 38 सीटें मिली थी, जबकि सपा के खाते में 15 सीटें आई और उन्हीं नतीजों को दोहराने के लिए बीजेपी एक बार फिर मैदान में है। उधर रामपुर में सपा के लिए अपना किला बचाने की जंग होगी। यूपी में दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, जिसमें 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मुरादाबाद, सहारनपुर और बरेली मंडल की ये 9 सीटें हैं, जिन पर 586 प्रत्याशी हैं। हालांकि अब दूसरे चरण में लगातार सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कोशिश यही है कि बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो कई महत्वपूर्ण चेहरे इस मैदान में हैं, जिनकी किस्मत ईवीएम में बंद होगी। जिसमें हम अगर रामपुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे मैदान में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से ताल ठोक रहे हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री गुलाब देवी और साथ ही साथ बलदेव ओलख भी मैदान में हैं। इस तरीके से कई ऐसे चेहरे हैं जो इस बार अपनी किस्मत को ईवीएम में कैद कराएंगे। हालांकि 10 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके पहले लगातार सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। रुक करते लखनऊ का। बीजेपी ने 9 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। मुबारकपुर से अरविंद जायसवाल होंगे बीजेपी प्रत्याशी, तो वहीं मोहम्मदाबाद गोहना से पूनम सरोज बीजेपी प्रत्याशी होंगी। मऊ से अशोक सिंह को बीजेपी का टिकट मिला है, तो मछली शहर से मिलाल गौतम होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। जहूराबाद से कालीचरण राजभर होंगे बीजेपी प्रत्याशी, तो मुगल सराय से रमेश जायसवाल होंगे बीजेपी प्रत्याशी। चकिया से कैलाश खरवार को टिकट मिला है। घोरावल से अनिल मौर्य होंगे और ओबरा से संजीव गोंडा को बीजेपी का टिकट मिला है। बीजेपी ने 9 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें मुबारकपुर से अरविंद जायसवाल, जहूराबाद से कालीचरण, मुगलसराय से रमेश जायसवाल, चकिया से कैलाश खरवार को बीजेपी का टिकट दिया गया है। ओबरा से संजीव गौड़ को बीजेपी का टिकट मिला है। घोरावल से अनिल मौर्य बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। चकिया की बात करें तो कैलाश खरवार को बीजेपी का टिकट मिला है। तो बीजेपी ने 9 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। ओबरा से संजीव गौड़, बीजेपी ने 9 प्रत्याशियों की सूची जारी की। मुबारकपुर से अरविंद जायसवाल, मोहम्मदाबाद गोहना से पूनम सरोज, मऊ से अशोक सिंह, मछली शहर से मिलाल गौतम,
मछली शहर से मिहिलाल गौतम होंगे बीजेपी के प्रत्याशी, तो वहीं जहूराबाद से कालीचरण राजभर होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। मुगलसराय से रमेश जायसवाल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो चकिया से कैलाश खरवार को बीजेपी ने टिकट दिया है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। संत रविदास जयंती पर वाराणसी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के नामचीन हस्तियों को निमंत्रण दिया गया है। अब ऐसे में इसे सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि रविदासिया समुदाय के करीब 22 लाख अनुयायी हैं, जिनमें से 15 लाख पंजाब में रहते हैं और पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव है। ऐसे में रविदासीय समुदाय को साधने में सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। रविदास जयंती के जरिए यूपी से पंजाब तक की सियासत साधने की तैयारी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 16 फरवरी को वाराणसी के सी गोवर्धनपुर में भव्य रविदास जयंती का कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजाब और दिल्ली की सियासत के कई नामचीन आ रहे हैं। रविदासिया समुदाय के लगभग 22 लाख अनुयायी हैं। करीब 15 लाख अनुयायी पंजाब में रहते हैं। बहुतायत सदस्य अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं। जालंधर, होशियारपुर, नवाशहर, कपूरथला में ज्यादा अनुयायी हैं। पंजाब के कई जिलों और शहरों में रविदासिया समुदाय का प्रभाव है और इसी प्रभाव को वोट में तब्दील करने के लिए बड़े बड़े नेता वाराणसी पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से कई नामचीन नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ का नाम शुमार है। ऐसे में संत रविदास की जयंती पर सियासी सूरमा वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में जन्मस्थली पर मत्था टेकने आ सकते हैं। संत रविदास जी भारत के एक महान संत रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक सद्भाव के लिए, समाज में बराबरी के लिए, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए एक बड़ा काम किया है, जिनकी बड़ी संख्या में आज अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं। राजनीतिक दल के तौर पर तमाम सारे राजनीतिक दलों ने राजनीतिक नफे नुकसान के लिए उनका उपयोग करने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे संतों को सच्चे रूप में सम्मान देने का काम करती है और इनको राजनीति से परे रखने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी तो संत रविदास को हमेशा मानती है और उनके विचारों पर भी चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव आया है तो वो जाएंगे, दर्शन करेंगे और इस तरीके का ड्रामा करते हैं। जानते हैं लोग, सच्चाई छिपती नहीं है। ऐसा नहीं है कि रविदासिया समुदाय के लोग सिर्फ पंजाब में रहते हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, रविदासिया समुदाय के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब में पहले 14 फरवरी को वोटिंग होनी थी, लेकिन रविदास जयंती की वजह से चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली, प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस महासचिव, हरसिमरत कौर शिरोमणि अकाली दल की नेता, शमशेर सिंह ढुल्लों राज्यसभा सांसद। 16 फरवरी को रविदास जयंती मनाई जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक की सियासत को साधने की तैयारी है। 22 लाख से ज्यादा अनुयायी हैं। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में अगर हम बात करें तो यूपी, दिल्ली और पंजाब के कई नामचीन चेहरे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा यूपी, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी संत के दर पर मत्था टेक सकते हैं। संकेत साफ है कि उत्तर प्रदेश से पंजाब तक के सियासी सफर को तय करने के लिए कहीं न कहीं एक संदेश देने की कोशिश होगी। देश के साथ साथ रविदास समुदाय के अनुयायियों की संख्या विदेशों में भी बहुत है। वाराणसी के संत रविदास जन्मस्थली से पंजाब का सीधा नाता है। ऐसे में यूपी हो या पंजाब, इन दोनों ही राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दिग्गजों का यहाँ आना लगा रहता है। वजह भी साफ है, संत रविदास के बड़ी तादाद वाले अनुयायियों को अपने पाले में करना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
बात करते हैं हिजाब विवाद की। कर्नाटक से उपजा हिजाब विवाद अब चुनावी राज्यों में दस्तक देने लगा है। यूपी और उत्तराखंड में हिजाब विवाद पर जोरदार सियासत हो रही है। राजनीतिक दलों के बाद अब सत्ता पक्ष भी हिजाब मामले में सख्त है। उत्तराखंड के सीएम ने सरकार बनने पर ड्रेस कोड की बात कही, तो अलीगढ़ में हिंदू महासभा ने किसी भी संस्था को मजहबी पहनावे से दूर रखने की अपील की है। हिजाब विवाद की आग यूपी उत्तराखंड समेत पूरे देश में लगी हुई है। रिपोर्ट देखिए। कहानी यहीं से शुरू होती है। तस्वीरें कर्नाटक के उडुपी की हैं, जहां एक सरकारी कॉलेज में दो समुदाय के छात्रों के बीच हिजाब को लेकर नारेबाजी होने लगी। हिजाब पहनने पर कॉलेज जाने पर हिंदू महासभा के छात्रों ने विरोध किया और जवाब में भगवा गमछा गले में लिए कॉलेज पहुंच गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि विवाद तो दो समुदाय के छात्रों के बीच था और सिर्फ हिजाब पहनने को लेकर, जिसे आसानी से सुलझाया जा सकता था। लेकिन हिजाब विवाद को धार्मिक अमली जामा पहनाकर सियासी चिंगारी लगानी शुरू कर दी गई। और देखते ही देखते कर्नाटक से उपजा हिजाब विवाद अब चुनावी राज्यों में दस्तक देने लगा है। और यहीं से पूरी कहानी सियासी रंग लेने लगी। बड़े बड़े पॉलिटिशियन ट्वीट करने लगे। कोई कॉलेज में हिजाब पहनकर आने का समर्थन करने लगा तो कोई विरोध में आ गया। देश भर में हिजाब विवाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। कई छात्र संगठन सड़कों पर आ गए, कोई समर्थन में तो कोई विरोध में प्रदर्शन करने लगा। चुनावी राज्य उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट की कमेटी बनेगी और उत्तराखंड में सिविल कोड होगा जिससे सबको बराबरी का हक मिलेगा। दृष्टि से आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वे किसी भी धर्म पर विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक कदम होगा और संविधान की भावना को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हिजाब विवाद के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं दो इस्लाम जानता हूँ, एक जो धार्मिक है, जो ज्ञान और शिक्षा की बात करते हैं, एक पॉलिटिकल इस्लाम है जिसे कांग्रेस मानती है। उनके लिए हिजाब जरूरत नहीं है अभी, लेकिन इतना नीचे तक लेके गया है। मैं तो दो इस्लाम मानता हूँ, एक रिलीजियस इस्लाम और एक पॉलिटिकल इस्लाम, जो कांग्रेस इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं। जो रिलीजियस इस्लाम है तो वो कुरान का हिसाब से जाएगा, जहाँ ज्ञान ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन वो जो रिलीजियस इस्लाम है वो तो कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड इस्लाम है। वाराणसी में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने पूरे मामले को राजनीतिक बताया और कहा कि हिजाब विवाद का घिनौना चेहरा सामने आया है। कुछ कट्टरपंथियों ने हिंदुस्तान और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की है। कट्टरपंथी बेटियों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं। कर्नाटक के हिजाब विवाद का क्रूर और घिनौना चेहरा सामने आया। कुछ चंद कट्टरपंथियों ने एक मुस्लिम बेटी मुस्कान खान, जो सदा जीन में रहती है, उनके साथ और का दुरुपयोग करके हिंदुस्तान को बदनाम करने और इस्लाम को दागदार बनाने का धंधा किया। असलियत सामने है, फोटो भी सामने है। हिजाब विवाद में चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। यूपी में भी हिजाब विवाद तपिश पर सियासी चाल चली जा रही है।
हिजाब विवाद को लेकर अलीगढ़ में अखिल भारत हिंदू महासभा भी कूद पड़ी है। हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री के नाम पत्र अलीगढ़ के जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें कहा गया कि किसी भी संस्थान को मजहबी पहनावे से दूर रखा जाए। जिस तरीके से हिजाब का मुद्दा गरमाया जा रहा है कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा, दलों द्वारा, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए समान नागरिक संहिता की बात करें, क्योंकि समान नागरिक संहिता ही एकमात्र उपचार है इस देश में इस तरीके की रूढ़वादिता को खत्म करने के लिए। मुस्कान जो बच्ची है हमारे लिए बेटी ही है, लेकिन निश्चित तौर पर उसकी तालीम में कहीं ना कहीं कमी है। ये जो कुरान को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं हिजाब पहना, क्योंकि शिक्षण संस्थान जो हैं वो शैक्षिक समरसता का स्वरूप है। वो एक ऐसे पवित्र स्थान है जहाँ पर बच्चे को सिर्फ शिक्षा दी जाती है। जब शिक्षक जो है मैनिपुलेट नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, डिफ्रेंसिएशन नहीं करता पढ़ाने में कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है कि ये किस जाति का है, तो ऐसे में परिधान जो है वो भी अनुशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ऐसे में वो शिक्षण संस्थान ही तय करेगा कि वहाँ पर क्या परिधान होना चाहिए, और उसको सबको मान्य होना चाहिए, होना पड़ेगा। अब हिजाब विवाद आग की तरह पूरे देश में फैलता जा रहा है और इसे रोकने की बजाय सियासतदान इसे फिर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको और हमें सबको समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्या किसी स्कूल या कॉलेज के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए? क्या किसी कॉलेज में मजहबी कपड़े पहनने की अनुमति होनी चाहिए? ये तो हमारे देश की खूबसूरती है, जहाँ सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों को आजादी से रहने और पहनने का हक है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी सोच और मानसिकता के लोग हिजाब विवाद में देश को बदनाम करने की साजिश में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और खबर सुल्तानपुर से, जहां छतौना में सपा प्रत्याशी अनूप संडा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान बीजेपी पर तंज कसते हुए अभद्र टिप्पणी करने लगे और मर्यादा भूलकर सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए मीडिया को दलाल कह डाला। उन्होंने पाकिस्तान का राग भी छेड़ा। उन्हें भारत का कोई मसला नहीं दिखा कि देश और प्रदेश में जिले में भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। ये अंबानी अडानी के पैसे से चलते हैं, ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और ये क्या दिखाते हैं? ये 200 रुपए का तेल नहीं दिखाते, ये कोरोना में मरने वाले लोगों की तादाद नहीं दिखाते हैं जो बगैर ऑक्सीजन के मर गए। ये दिखाते क्या है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तीसरी शादी से उनकी पहली बीवी बहुत नाराज हो गई। अरे इमरान खान 5 शादी करे, हमको क्या करना है? कोई सवाल नहीं। वो ये बात नहीं करेंगे कि चीन हिंदुस्तान के अंदर घुस आया है सीमा में। वो कहेंगे कि पाकिस्तान को तो मोदी जी ने डरा दिया। और जितने मीडिया के चैनल हैं ये मोदी के खुले तौर पे कह रहा हूं, ये अंबानी अडानी के पैसे से चलते हैं, ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और ये क्या दिखाते हैं? ये 200 रुपए का तेल नहीं दिखाते, ये कोरोना में मरने वाले लोगों की तादाद नहीं दिखाते हैं जो बगैर ऑक्सीजन के मर गए। ये दिखाते क्या है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तीसरी शादी से उनकी पहली बीवी बहुत नाराज हो गई। अरे इमरान खान 5 शादी करे, हमको क्या करना है? कोई छतौना में सपा प्रत्याशी अनूप संडा जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां वो अपनी मर्यादाएं भूल गए, अपनी सीमाएं भूल गए और सीधे मीडिया पर उन्होंने उंगलियां भी उठाई, पाकिस्तान का राग भी छेड़ा। वो ये भूल गए कि आखिरकार भारत में किस तरीके की योजनाएं चल रही हैं, देश प्रदेश में जिले में कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ न गिनवाकर उन्होंने जनता को यहां गुमराह करने की भी लगातार कोशिश की। खबर नोएडा से, जहां दबंग युवकों ने गाड़ी में आग लगाई है। पेट्रोल डालकर दबंगों ने गाड़ी में आग लगा दी। आग लगाते दबंगों का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। पीड़ित युवक ने पुलिस से शिकायत की है। तो बड़ी खबर नोएडा से, जहां दबंग युवकों ने पेट्रोल डालकर गाड़ी में आग लगा दी है। सीसीटीवी फुटेज आप ये देख सकते हैं। पूरी ये घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है और पेट्रोल डालकर दबंगों ने गाड़ी में आग लगा दी। नोएडा से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां दबंग युवकों ने गाड़ी में आग लगाई है। बिना किसी डर के पेट्रोल डालकर गाड़ी में आग लगाने का ये जो घटना है, घटनाक्रम है, वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। नोएडा से ये तस्वीरें, जहां दबंगों ने गाड़ी में आग लगा दी। और इस बुलेटिन में इतना ही।